ओके, चलो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज का जो लेक्चर है इट्स रिपीटेड लेक्चर, पर वहाँ पे उसका बेसिक पर्पस मैं आपको बता दूं, ताकि जो हमने डिस्कस किया हुआ है व्हेन ओनली रेजिस्टर्स ऑन द इंडक्टर ऑन द कैपेसिटर्स कनेक्टेड विद द सीरीज और विद एसी सोर्स, ताकि सिंगल ही है तो उसमें सीरीज पैरेलल ऐसा तो कुछ नहीं बनेगा। बट व्हेन ओनली रेजिस्टर्स कनेक्टेड ऑन द इंडक्टर कनेक्टेड ऑन द कैपेसिटर्स कनेक्टेड, तो वहाँ पे एसी सोर्स के साथ जब आप उसको कनेक्ट करते हैं तो किस हिसाब से वो बिहेव करेगा, या तो उसका रेजिस्टेंस हो क्या होगा, उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। तो ओनली रेजिस्टर्स हो, एसी सोर्स हो, तो आइडिया आप एक बहुत ही सिंपल सा वहाँ पे ले सकते हैं, जहाँ पे ओनली रेजिस्टर्स एसी सोर्स, बेसिकली V इज इक्वल टू आई आर फंडा। तो V इज इक्वल टू जब आई आर आप देखते हैं तो वहीं से आपको पूरा का पूरा उसका जो डेवलपमेंट है, किस तरह से वहाँ पे करंट मिलता है, किस तरह से उसका ग्राफ बनेगा, करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन होगा, और फेजर डायग्राम जो एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए, वो फेजर डायग्राम कैसे होगा। फेजर डायग्राम ना, उसके साथ फेज यानी उसकी सिचुएशन, वोल्टेज का एक वैल्यू हम फिक्स ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या क्या समझा हुआ है और कहाँ से आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पे इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं। पहले वाले यानी ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसको ग्राफ के साथ कैसे दिखा सकते हैं। उसके बाद जो करंट होता है, एक्चुअल करंट, वो हम नहीं मेजर कर सकते हैं, उसलिए हम आरएमएस वैल्यू का यूज करते हैं, दैट्स द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आई होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी, ई होता है ई जीरो साइन ओमेगा टी। ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी कैसे आता है, तो वो फ्लक्स की हेल्प से आता है। फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस ओमेगा टी। तो सीक्वेंस जो है, उस सीक्वेंस को जितना आप अच्छी तरह से समझेंगे उतना ये चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वैसे चैप्टर मजेदार है, पर स्टूडेंट्स जनरली उसको इग्नोर करते हैं कि अगर मान लो उसने अच्छी तरह से टाइम टू टाइम नहीं पढ़ा, या तो कुछ पॉइंट वो हल्का सा मिस हो गया, तो पूरा चैप्टर है वो हाथ से निकल सकता है। ओके, इसलिए हम जनरली प्रेफर करते हैं जब ये चैप्टर आप पढ़ते हो तो थोड़ा ज्यादा आप साथ रहो, और हो सके उतना आप उसको मेंटेन करो। अब देखिए यहाँ पे कैसा था, तो कि सबसे पहला ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, शो दैट द वोल्टेज एंड द करंट ऑलवेज वेरी इन द सेम फेज इन एसी सर्किट containing resistance only, show the relationship graphically and draw a phasor diagram। वैसे ये जो क्वेश्चन है उसको हम अपने हिसाब से समझने का ट्राई करते हैं। तो हमारा जो डिस्कशन था वो आरएमएस वैल्यू तक का था। अब उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओनली आर, ओनली एल और ओनली सी। अगर तीनों का इंडिविजुअल कनेक्शन है एसी सोर्स के साथ, तो जब आप उसको कंबाइन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आरएल का, देन आरसी का, देन एलसीआर इन सीरीज, एलसीआर इन पैरेलल। तो इंडिविजुअल समझ लीजिए, आपका काम बहुत आसान हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लेते हैं, ओनली आर कनेक्टेड विथ एसी सोर्स। ओके, तो जिन लोगों ने पढ़ा है वो भी अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने ऐसा कहा था कि ये पूरा टॉपिक हम लेंगे, उसमें से एक मार्क का एमसीक्यू बन सकता है, कोई 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, कोई पहले से लेकर आधे तक, उसके बाद आधे से लेकर बाकी का, ऐसा दो अलग 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 पार्ट जो है वो यहाँ से बन सकता है। तो हियर वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक। जैसे कि वैसे यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्म दिया हुआ है, पर आप उसको एक टॉपिक की तरह समझिए कि ओनली आर कनेक्टेड विद एसी सोर्स ऐसा हो, तो एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। जहां पे हम ऐसा कहना चाहते हैं कि एसी यानी ऐसा करंट जो टाइम के हिसाब से वेरी होता रहता है। डीसी यानी डायरेक्ट करंट जो टाइम के हिसाब से वेरी ना होता हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कि अगर हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसका फिगर जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं, फिगर या सर्किट डायग्राम कुछ भी कह सकते हो। फिगर में कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं आएगी, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज आएगी कि यार हमने एक रेजिस्टर ले लिया, उसके साथ हमने यहाँ पे एक सोर्स ले लिया, और इस सोर्स को हमने यहाँ पे ये सिंबल दे दिया। इस सिंबल का मतलब होता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट।
का सिंबल। जैसे याद करिए जो बैटरी आप पहले ड्रॉ करते थे वहां पे हम एक बड़ी वाली लाइन छोटी वाली लाइन ऐसा लिखते थे, ड्रॉ करते थे, तो उसको हम बैटरी कहते थे। बड़ी वाली लाइन जो है उसको आप कहते हो पॉजिटिव एंड, छोटी वाली लाइन है उसको आप कहते हो नेगेटिव एंड। यहाँ पे ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको हम यहाँ पे कहेंगे E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी आ गया। हमने यहाँ पे EMF का ये वैल्यू एज्यूम किया हुआ है। बिकॉज EMF चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप साइन भी ले सकते हो और आप कॉस भी ले सकते हो, पर हम यहाँ पे साइन की वैल्यू को प्रेफर करते हैं। प्लस हमने एक और चीज आपको बताई कि यहाँ पे जब भी आप सर्किट ड्रॉ करते हो इस चैप्टर के अंदर स्पेशली, तो वहां पे एरो जो है करंट को शो करता हुआ एरो है, वो एरो नहीं दिखानी। ओके, अगर मान लो आप दिखा देते हो तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा I ऑफ t, जिसका मतलब है करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ये जो EMF का वैल्यू है वो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया, बता दिया, वो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी ले लिया। अब इसके हिसाब से करंट में क्या वेरिएशन आएगा, करंट में क्या चेंज आएगा, वही हमारा मेन क्वेश्चन है। सिर्फ R हो तो कैसा करंट, सिर्फ L हो तो कैसा करंट, सिर्फ कैपेसिटर हो तो कैसा करंट, ओनली C में कैसा करंट रहेगा, वही हमें यहाँ पे देखना है। वैसे रेजिस्टर वाला इजी है, इंडक्टर वाला समझ लेंगे तो कैपेसिटर वाला अपने आप समझ में आ सकता है। देखो यहाँ पे अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट का फॉर्मूला बनता है E बाय आर। E एज पर द गिवन डेटा वो बन जाता है E0 साइन ओमेगा टी बाय आर। अब अल्टीमेटली अगर E बाय आर को मैं अगर I कह सकता हूँ तो E0 बाय आर है, यानी मैक्सिमम EMF बाय आर है, तो उसको आप मैक्सिमम करंट ऐसा भी तो कह सकते हैं। तो ये बन जाता है I0 साइन ओमेगा टी विच इज इक्वल टू I। तो ये वैल्यू और ये EMF का वैल्यू है, दोनों को जब आपने देखा तो वहां से पता चला कि EMF चेंजेस एज पर द साइन फंक्शन, करंट चेंजेस अगेन एज पर द साइन फंक्शन। साइन फंक्शन क्या कहता है कि साइन 0 0, साइन 91, साइन 180 अगेन 0, साइन 270 -1, साइन 360 अगेन 0। तो उसका मतलब ये है कि जैसा साइन फंक्शन फॉलो होगा वैसा EMF फॉलो होगा, और जैसा EMF फॉलो करेगा वैसा ही करंट फॉलो करेगा। तो उसका सीधा सीधा मतलब जहां जहां करंट वहां वहां वोल्टेज, या तो जहां जहां वोल्टेज वहां वहां करंट। हमने पहले वोल्टेज को बता दिया हुआ है, ओके, वो बता दिया हुआ है, हम करंट की सिचुएशंस को चेक करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो भी बताएंगे वो करंट के कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे। ताकि वोल्टेज जो मैं बता दिया E0 साइन ओमेगा टी, अब उसके रिस्पेक्ट में करंट में क्या चेंज है, तो हम जनरली करंट का क्या स्टेटस है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज उसी का हम डिस्कशन करेंगे। और इस बात को याद रखिएगा ताकि यहाँ पे कुछ कुछ स्टेटमेंट जो है वो शायद थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। ये याद रखिए या वो याद रखिए, ये याद रखिए या ऐसा या वैसा। तो उसके लिए एक सिंपल सा पॉइंट ही दिमाग में रखने का कि वोल्टेज का वैल्यू E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी गिवन है। मुझे सिर्फ और सिर्फ करंट में कैसा चेंज आता है वही, सिर्फ और सिर्फ वही मुझे देखना है। इट्स क्लियर। तो देख E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी बना नंबर एक, उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज डाली ताकि यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा सोचना था। एक सोर्स था, एक रेजिस्टर था, करंट का वैल्यू E बाय आर ऐसा होता है, E का वैल्यू E0 साइन ओमेगा टी बाय आर, तो E0 बाय आर को मैंने I0, यहाँ तक है वो क्लियर होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि E और I दोनों ही साइन फंक्शन को फॉलो करते हैं। जैसे वो दोनों साइन फंक्शन को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू बतानी है, तो ग्राफ बताना है, वो आपके लिए बहुत 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 ही आसान सा हो सकता है। अगर मैं EMF वर्सेस ओमेगा टी का ग्राफ ले लूं तो मुझे यहाँ पे क्या शो करना है, साइन 0 पे EMF क्या है, साइन 90 पे क्या है। अगर मैंने कह दिया साइन ओमेगा टी और वो लेना है ओमेगा टी 0, तो वो हो गया साइन 0, साइन 0 होता है पूरा का पूरा 0, तो तब वहां पे EMF भी क्या बनेगा, तो EMF बनेगा 0। देन आफ्टर नेक्स्ट वैल्यू 0 के बाद का नेक्स्ट वैल्यू आता है पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 दैट इज 1। अगर साइन पाई बाई 2 1 बना तो टोटल EMF का वैल्यू क्या बनेगा, E0, दैट्स द मैक्सिमम EMF।
तो मान लो यहाँ पे वो मैक्सिमम ईएमएफ बनता है ईएम, तो जब ये π/2 था तब ये मैक्सिमम ईएमएफ पे बना। उसके बाद 0 पे आएगा ताकि साइन पाई दैट इज 0। तो यहाँ पे आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, ये वैल्यू ऐसा जाएगा और धीरे 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 वो ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे π/2 ये आएगा पाई, ये आएगा 3π/2 एंड देन इट्स 2π/2। ठीक है, तो 0 से लेकर 2π के बीच में ईएमएफ जो है इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है, इतना क्लियर। अब मैं साइन की बात करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो साइन है वो भी साइन फंक्शन को फॉलो करेगा, साइन 0 0, साइन 91, तो उसको ऐसे बता दें। ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, अगेन अपवर्ड डायरेक्शन एंड देन अगेन 0। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका मतलब क्या, जहाँ जहाँ ईएमएफ वहाँ वहाँ करंट, जहाँ तू वहाँ मैं। मतलब क्या, तो कि ईएमएफ 0 तो करंट 0, ईएमएफ मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, ईएमएफ 0 फिर से तो करंट फिर से 0 हो गया, ईएमएफ नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम तो करंट भी नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम। इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हैं कि करंट एंड वोल्टेज इन सेम, दोनों सेम फेज में रखेंगे। सेम फेज में होना मतलब क्या, कोई आगे पीछे नहीं, जो जहां है ईएमएफ जहां करंट वहां। तो उसी को लेकर एक आता है जिसको हम कहेंगे फेजर डायग्राम। हो सकता है ये आपके लिए नया पॉइंट हो, पर फेजर डायग्राम जो एट स्पेसिफिक मोमेंट पे करंट का या तो वोल्टेज का फेज दिखाता हो, कि उसका सिचुएशन दिखाता हो, उसको आप फेजर डायग्राम कह सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया और मैंने यहाँ पे कोई एक वैल्यू को इमेजिन कर दिया, जैसे कि ईएमएफ का वैल्यू लिखा है E0 sin ओमेगा टी दैट इज समथिंग थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये मेरे लिए ईएमएफ है। उसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो ओमेगा टी है, तो यहाँ पे भी गिवन है sin ओमेगा टी वाला। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लेता हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई, या तो आप कह सकते हो ई नॉट, मैक्सिमम है ना वो उस डायरेक्शन में। तो ये जो एरो है वो जैसे सर्कल घूमता जाएगा, वैसे वो थोड़ा सा आप आगे पढ़ेंगे या तो ये सेम कॉन्सेप्ट आपने हो सकता है ऑसिलेशन सा तो वेव्स में पढ़ा हो, कि ये यहाँ पे सेंटर के अबाउट ही गोल 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 घूमेगा, पर हर मोमेंट पे उसका जो पॉइंटर है, अगर वहां से आप एक एक एक, एक लाइन लेते जाओ तो वो एक वेव फॉर्म जैसा है वो दे सकता है। पर इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं सोचना है, थोड़ा सा रिलैक्स रह सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जहाँ है ईएमएफ वहीं पे मिलेगा आपको करंट। देखिए यहाँ पे ईएमएफ, करंट भी वहां पे, जहाँ जहाँ ईएमएफ वहां वहां करंट का वैल्यू आएगा। ये जो मैंने दिखाया उसको हम कहते हैं फेजर डायग्राम। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, जस्ट फॉर रेफरेंस, हाँ, कि अगर मान लो मैंने ऐसा कोई फेजर डायग्राम लिया होता, मैं कहता कि यहाँ पे है I0, तो बताइए E0 कहाँ होगा। तो आंसर विल बी द सिंपल, आप वहाँ पे कह सकते हो जहाँ जहाँ है I वहीं मिलेगा E। क्यों, क्योंकि जहाँ पे आपने E लिया वहीं पे अगर I मिलता है, इन द केस ऑफ रेजिस्टर दे आर इन द सेम फेज। अगर मैं करंट का या तो वोल्टेज का किसी का भी वैल्यू यहाँ पे बता दूँ तो वो दोनों के दोनों सेम फेज में ही रहने वाले हैं। आई होप इट्स क्लियर। चलो, अब इतना समझने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं ओनली एल वाला किस्सा। ओके, तो हाँ, तो देख, ओनली आर वाला जो किस्सा था उसके अंदर वहां पे हमने बहुत एक छोटा सा पॉइंट समझा कि वहां पे करंट और वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होता है, पहला फिगर। उसके बाद E = 0 sin ओमेगा टी
कॉस भी हो सकता है, ऐसा अगर कोई कहे कि साइन होता है कि कॉस, तो आप कह सकते हो जो इसको कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट फैक्टर है, इसलिए वो वहाँ पे दोनों में से कोई भी है वो हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि ईएमएफ का वैल्यू v इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से मैंने आई आर लिख दिया, तो आई का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गया। तो करंट और वोल्टेज जो है वो सेम फेज में रहेंगे, तो थोड़ा हल्का फुल्का सा वो इक्वेशंस आ गया। उसके बाद आप ऐसा कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 I and E are in same phase in purely resistive circuit। purely resistive यानी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टर है, उसको हम कह सकते हैं purely resistive circuit। This means that both E and I attain their zero, minimum and maximum value at the same respective times। जहाँ करंट That's जीरो, वोल्टेज भी जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, ये उसका मतलब बना। उसको मैंने ग्राफिकली दिखाया और उसको मैं फेजर डायग्राम के थ्रू भी दिखाता हूँ। ओके, जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये नोट्स के पॉइंट्स है, ये आई और ई का ग्राफ, और ये उसको कहते हैं फेजर डायग्राम। ओके, अब आता है ओनली एल वाला किस्सा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार है। वैसे क्वेश्चन यहाँ पे काफी बड़ा दिया हुआ है, बट आई इंसिस्ट कि हम उसको टॉपिक के थ्रू ही याद रखें, तो इस चैप्टर में वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो देखिए यहाँ पे आता है ओनली एल। ओके, जैसे मैंने टॉपिक लिखा ओनली एल, तो हम उसको ऐसा समझेंगे कि ओनली इंडक्टर कनेक्टेड विद एसी सोर्स, कि जैसे मैंने कोई इंडक्टर लिया, उसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया, तो कैसे बिहेव करेगा। ओके, तो जैसे समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो हमें कोई एक अननोन ग्रुप के अंदर हमें रख दिया जाए, अगर मान लो हम ट्रैकिंग में गए हैं या कहीं घूमने गए हैं, स्कूल ग्रुप के साथ गए हैं, तो हमें कोई एक अलग ग्रुप के साथ रख दिया जाए जहाँ पे हमें कोई नहीं पहचानता है, हम किसी को नहीं पहचानते, तो हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हम कैसे रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे भी ऐसा ही एक किस्सा चेक करना है कि इंडक्टर, इंडक्टर यानी कॉइल, जहाँ पे करंट एंटर होता है उसको पॉजिटिव एंड कहेंगे, जहाँ से करंट बाहर निकलता है उसको नेगेटिव एंड कहेंगे। अगर ऐसे एक इंडक्टर को एसी सोर्स के साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो वो कैसे काम करेगा। उसका वोल्टेज हमारे पास है E इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, तो करंट का वैल्यू हमें वहां पे क्या मिल सकता है। तो करंट का वैल्यू तो वैसे वो आई साइन साइन ओमेगा टी के जैसा ही मुझे चाहिए, वो मेरे रिक्वायरमेंट है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा फिगर और बेटर टू से सर्किट डायग्राम, उसमें कोई खास बताना नहीं है। ये हो गया आपका इंडक्टर, ऐसा गोला बनाया और ऐसा हमने उल्टा लाइन खींच दिया, तो वो बन जाता है हमारा एसी सोर्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा फिगर। यहाँ पे इसको मैंने एल कह दिया, E इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी दिखा दिया। वैसे अब कुछ नहीं दिखाना है, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, पर अगर मैं यहाँ पे ऐसा दिखाऊं तो मुझे लिखना पड़ेगा आई ऑफ टी, इट मीन्स करंट इज फंक्शन ऑफ टाइम, आई ऑफ टी। और जब ऐसे आई ऑफ टी लिखते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखो। क्यों? तो कभी इंडक्टर में करंट एंटर होता है उसको पॉजिटिव एंड, जहाँ से करंट बाहर निकलता है उसको नेगेटिव एंड कहते हैं। तो जब हम वहाँ पे करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसा दिखाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव दिखाना है एज पर द रूल। क्यों? तो क्योंकि वो ऐसा इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो करंट है वो नॉर्मल डीसी करंट नहीं है, एसी सोर्स के साथ एसी करंट हमने लिया हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास जो वोल्टेज था वो वोल्टेज फिक्स है, आई एम रेडी टू थिंक अबाउट करंट। तो इसको आप ऐसा समझिए कि एक क्लोज सर्किट होता है। क्लोज सर्किट का मतलब है वहाँ पे किरचॉफ लगा था, ईएमएफ फॉर अ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसका ईएमएफ और इसका भी ईएमएफ L dI by dt। But here we can see that in the closed circuit, यहाँ पे closed circuit का total EMF जो जीरो होता है। टोटल closed circuits का EMF इसलिए जीरो होता है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो इसने अपना EMF इंडक्टर को दिया होगा, इंडक्टर फिर से काम करके इसको अपना एनर्जी वापस दे देगा। तो इसी पॉइंट के साथ आप ऐसा कह सकते हैं कि L dI by dt।
अब यहाँ पे मेरे पास EMF का वैल्यू है E0 sin ओमेगा टी। ध्यान से देखते जाइएगा ये कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। L di बाय dt, ठीक है। अब ये जो L di बाय dt, अगर कुछ पॉइंट ना समझ में तो प्लीज पूछिएगा, हाँ, एकदम ध्यान से मैं समझा रहा हूँ। E0 sin ओमेगा टी L di बाय dt मेरी रिक्वायरमेंट करंट फाइंड करने की है। मुझे यहाँ पे di यानी स्मॉल करंट तो दिख रहा है, उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे टोटल करंट I मिल सकता है। तो dt इधर, L नीचे, तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, E0 बाय L, L गया नीचे, dt जाएगा इधर, sin ओमेगा t dt इज इक्वल्स टू di। क्लियर? अब di छोटा वैल्यू है, मुझे टोटल करंट चाहिए, इसलिए कर दो इंटीग्रेशन दोनों साइड। तो मैंने ले लिया इंटीग्रेशन di, इंटीग्रेशन E0 बाय L sin ओमेगा t dt। ओके, मतलब आपको मैथ्स तो आता ही है। ओके, और इंटीग्रेशन का डिफरेंट मतलब साइन का, कॉस का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी हम बार बार थोड़ा ट्राई करते हैं रिपीट करने का, ताकि जिसको नहीं आता है वो भी इजीली उसको याद रख सके। इंटीग्रेशन डी है, दैट गिव्स मी करंट E0 बाय L कांस्टेंट, ताकि उसका कोई काम नहीं है। इंटीग्रेशन करना t के रिस्पेक्ट में है, और t यहाँ पे ओमेगा के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो चलो खैर E0 बाय L तो आ ही गया। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। इतना क्लियर होना चाहिए। ओमेगा भी बाहर दे लो, तो माइनस E0 बाय L कॉस ओमेगा टी, ऐसा मुझे एक करंट का वैल्यू मिला। अब मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जैसे ये EMF को मैंने साइन ओमेगा टी के लिए लिखा था ना, मुझे ये करंट भी साइन के जैसा ही चाहिए। तो आई थिंक वी डिस्कस्ड एंड नाउ यू ऑल आर आई थिंक क्लियर कि अगर मैं I इक्वल टू E0 बाय L लिखता हूँ, माइनस कॉस ओमेगा टी यहाँ पे मैं लिखूँ, तो उसके लिए जो मैथ्स के स्टूडेंट्स है तो थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज जो है वो कर सकते हैं। वैसे कॉस हटाकर साइन लेना हो तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा या तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा आप ले सकते हैं। पर अगर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिया या साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा लिया, दोनों ही केस में आगे का जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो दोनों ही केसों में पॉजिटिव आता है। तो इसलिए यहाँ पे एक अलग तरीका हम अपनाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा कि हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि ओके यस, ये ओमेगा मैं यहाँ पे बाहर ले लूँ, मुझे उससे थोड़ा कम प्यार है, मैं हर वक्त भूल जाता हूँ ऐसा मुझे लगता है। ओके, यहाँ पे रखा था उस बेचारे को, पर यहाँ पे मैं लेना भूल गया। ओके, तो देख यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी, वैसे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा हम ऐसा कहते हैं, पर यहाँ पे ओमेगा टी खुद ही एक एंगल है, इसलिए हम यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कहने वाले हैं। तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए, कैसे, ध्यान से सुनिएगा। साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी वो हो जाता है कॉस ओमेगा टी, बरोबर। बायोलॉजी वाले के लिए 2 स्टेप ज्यादा दिख रहा हूँ भाई। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस होता तो भी कॉस ओमेगा टी, दोनों में आंसर सेम आता। पर मेरी रिक्वायरमेंट कॉस की नहीं है, सिर्फ मेरी रिक्वायरमेंट माइनस कॉस की है। इसलिए अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि तो इसकी पोजीशंस उल्टी कर दूंगा, ओमेगा टी इधर, पाई बाई 2 इधर, माइनस साइन कॉमन आता तो वहां पे मैथ्स वालों को तो पता ही है, साइन माइनस थीटा ब्रैकेट के अंदर हो तो आप वहां पे माइनस साइन थीटा ऐसा कह सकते हैं। मतलब क्या, क्योंकि अगर इधर माइनस है तो वो माइनस इधर आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसा कि माइनस ये जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। बाकी का एज इट इज आप उठा लीजिए, साइन
ये वाला जो था ना पाई बाई टू माइनस, पर उसकी बजाय मैं उसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने उसका वैल्यू चेंज कर दिया है तो अब यहाँ पे इसके आगे माइनस की जरूरत नहीं रहेगी। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। एक स्टेप्स ध्यान से समझेंगे, पता चल जाएगा। ऐसा चाहिए मुझे जिसकी जगह पे मैंने ऐसा लिखना है, ऐसा मुझे क्यों लिखना है उसका मैंने आइडिया दिया कि पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी हो सकता है, जिसको आप कॉस ओमेगा टी कह सकते हैं, पर मेरी रिक्वायरमेंट माइनस साइन के साथ, इसलिए साइन के अंदर अगर माइनस थीटा हो तो यहाँ पे आप माइनस साइन थीटा ले सकते हैं। तो ये स्टेप मैंने यहाँ पे फिर से सिर्फ रिपीट किया हुआ है, ठीक है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी जहां मुझे दिख रहा है उसको हटाकर मैं लिखने वाला हूँ E0 बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। तो ये क्या बताएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएगा कि भाई यहाँ पे E0 साइन ओमेगा टी मिल रहा था EMF के केस में, जबकि ये वैल्यू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी जो ओमेगा टी था उससे कुछ कम देगा। कितना कम देगा, क्योंकि पाई बाई टू जितना कम देगा। अगर इसी वैल्यू को मैं कंपेयर कर दूं I0 के साथ तो मेरा करंट का इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गया, I इक्वल टू I0 साइन डॉट में नीचे दे देता हूँ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब जैसे मैंने इसको यार कंपेयर किया तो I0 का वैल्यू E0 बाय आर था, E0 बाय आर, तो यहाँ पे E0 बाय ओमेगा एल है, तो यहाँ तो ये आर का जो काम है वही ओमेगा एल करेगा यहाँ पे, इसलिए ओमेगा एल को कहते हैं एक्सएल। एक्सएल का मतलब होता है कुछ रिएक्ट करेगा इंडक्टर जब आप उसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करोगे, इसलिए इसका नाम बहुत अच्छी तरह से दिया है, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर कैसे रिएक्ट करेगा जब हम उसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, तो वो भी एसी करंट को अपोज करेगा। जो काम नॉर्मल केस में डीसी के केस में रेजिस्टर करता था करंट को अपोज करने का, वही सेम काम यहाँ पे इंडक्टर जो है वो भी वही करेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट को रोकेगा, अपोज करेगा। वो जो अपोज करता है उसी को यहाँ पे नाम दिया है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट्स लाइक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट अगर ओम कहते थे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी यूनिट क्या रहेगा, ओम ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर होगा तो आगे का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। आई इंसिस्ट कि ये सब कुछ आपको मेरे साथ साथ पैरेलल लिख लेना चाहिए, या तो खत्म होने के बाद भी आपको इसमें से लिख कर पूरा पूरा लिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये लिखा होगा जो समझा होगा तो बाद में नोट्स में जो यहाँ पे इधर उधर की थोड़ी थोड़ी बातें भी आपको ऐड करनी पड़ेगी ना, कि क्यों ऐसा सोचा, कहाँ से कहाँ गए, कौन EMF है, कहाँ से ये आया, वो सब कुछ वहाँ पे नोट्स में आपको मिल जाएगा। पर ये एक बार समझा है तो। अब यहाँ पे मैं इसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी था, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। अब मेरे पास यहाँ पे EMF का एक वैल्यू फिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे EMF का ग्राफ ले लेता हूँ। तो ये हो गया EMF का ग्राफ। ऑफ कोर्स वर्सेस हमने ओमेगा टी लिया हुआ है, सो दिस इज फॉर ओमेगा। ओके, ये ओमेगा का ग्राफ है। अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि आई की अलग अलग वैल्यू लेनी है। कैसे लेंगे, क्योंकि उसके लिए आई थिंक हमने एक ऐसा छोटा सा पॉइंट सोचा था कि ओमेगा टी का वैल्यू 0, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू और 2 पाई, ऐसी अलग 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 वैल्यू ले लो तो मुझे यहाँ पे करंट क्या क्या मिल सकता है। ध्यान से देखिएगा, 0 पे, पाई बाई टू पे, पाई पे, 3 पाई बाई टू और 2 पाई पे। ये वैल्यू मुझे ओमेगा टी की जगह पे लगानी है। मैंने यहाँ पे 0 लगाया, तो 0 माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू। साइन के केस में भी देखा था कि अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस पाई बाई टू हो तो उस माइनस को बाहर दे दो आप। तो
यहाँ पे आई का वैल्यू बन गया -i0। अब ले लो π/2, π/2 π/2 दैट इज 0 sin 0 0, पाई माइनस π/2 दैट इज प्लस π/2 प्लस π/2 sin π/2 sin π/2 1, वो बन जाता है i0। अब ये पूरा वैल्यू हमें ग्राफ पे बताना है, तो जिसने समझा है या नहीं समझा तो उसको थोड़ा आइडिया आ गया कि जब ओमेगा टी 0 था ओरिजिन पे था तब ये यहाँ पे था, जब ये मैक्सिमम गया π/2 पे गया तब ये यहाँ पे पहुंचा, जब ये 0 हुआ तब ये वहां पे मैक्सिमम हुआ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में देखिए प्लस i0 हुआ, तो ये कुछ यहाँ तक गया, तो इसको ऐसा समझना पड़ेगा हमें लाइक दिस, क्योंकि ऐसा कुछ 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 आगे बढ़ेगा। पर इन दोनों के बीच का जो फेज है मोमेंट वो यहाँ पे हम सेम देख सकते हैं, जैसे यहाँ प्लस आया उसके बाद फिर से 0 आएगा फिर यहाँ पे माइनस आएगा, एक बार चेक करना तो कर लो, जैसे कि मैं यहाँ पे 2π लेता है 2π माइनस π/2 3π/2 sin 3π/2 दैट्स माइनस आ गया -i0। अब यहाँ पे ऐसा बताया जाएगा कि जब ये 0 से स्टार्ट कर रहा था तब ये रेड डॉटेड लाइन है जो i को रिप्रेजेंट करता है, वो i कहीं ना कहीं पीछे था। पीछे था का मतलब क्या, तो कि वो रेड वाले ने तो अपना पोजीशन अपना व्यू लेना यहाँ से स्टार्ट किया, सो इट इंडिकेट्स कि वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और कितने टाइम के बाद कितना डिले है, तो ये 0 था, ये डिले यहाँ पे आप समझेंगे π/2 जितना, तो वहां से एक स्टेटमेंट बनता है जो हमारे लिए काम का है। यहाँ पे हम ऐसा कहेंगे करंट लैग्स वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस π/2, ठीक। तो यहाँ पे करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 जितना पीछे पीछे रहेगा। अब इसी चीज को आप थोड़े ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं ऐसा कहता हूँ कि करंट वोल्टेज से पीछे है तो वोल्टेज करंट से आगे है, ऑब्वियस बात है। कौन कितना पीछे है, तो करंट पीछे है, क्यों भाई हमने करंट के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि ईएमएफ का वैल्यू E0 sin ओमेगा टी हम ऑलरेडी मान लेते हैं, वो है ऐसा हमने एक्सेप्ट किया है। जो भी हम काम करते हैं वो करंट के लिए करते हैं, इसलिए हम करंट की वैल्यू को यहाँ पे वेरिएशंस देते हैं। यहाँ पे मैं अगर उसके लिए यहाँ पे कोई फेजर डायग्राम बनाऊं, तो फेजर डायग्राम कैसे काम करेगा, तो फेजर डायग्राम के लिए क्या करना है, तो फेजर डायग्राम के लिए यहाँ पे मैंने एक रैंडम सा, जैसे वो अभी आर वाले में बताया था ना, ऐसा ही मैं मान लूंगा कि भाई ईएमएफ है वो ओमेगा टी एंगल के साथ है, और यहाँ पे उसमें ईएमएफ यानी E0 भी आप ले सकते हैं, पर ईएमएफ ने बताया, चलो ये E0 आ गया। अब I0 करंट जो है वो कहाँ है, पीछे, पीछे है मतलब क्या, क्योंकि ये जहां था उससे π/2 जितना पीछे, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना उसको हम कहेंगे 90 डिग्री का एंगल। अब यहाँ से मजेदार चीज समझिएगा कि अगर मैं हर वक्त वोल्टेज के केस में करंट लूँ तो मैं ऐसा कहूंगा कि मैं वोल्टेज से किस डायरेक्शन में गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, पर हो सकता है नोड्स के अंदर करंट की बजाय वोल्टेज का रिलेशन कहा हो। करंट जहां है वहां से वोल्टेज कौन से डायरेक्शन में जाएगा, तो कभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, एंगल कितना रहेगा π/2। अब ये जो चीज अभी मैंने जस्ट बताई ना वो जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है, तो आप उसमें क्लैरिटी ले लीजिए। ईएमएफ और करंट दोनों में से वोल्टेज का वैल्यू मतलब ईएमएफ का वैल्यू हम फिक्स रखते हैं E0 sin ओमेगा टी। जो भी वेरिएशन हमें देखना है वो वेरिएशन हमें देखना है इन द केस ऑफ करंट। अब करंट के केस में हमें देखना है तो ईएमएफ के रिस्पेक्ट में करंट कहाँ गया, तो ईएमएफ के केस में करंट पीछे गया, कितना पीछे गया, तो π/2 जितना पीछे गया। तो यहाँ से आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैं एक फिगर के साथ समझाऊं कि ये अगर E0 होता या I होता, ये जहां 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 जाएगा ये उसके पीछे पीछे रहेगा, कितना पीछे पीछे रहेगा, 90 डिग्री। अगर I0 इधर होता तो E0 इधर होता, अगर I0 इधर तो
ई जीरो इधर तो आई जीरो इधर। अगर ये यहाँ होता तो ये यहाँ होता, ये यहाँ होता तो ये कहाँ होता, नीचे। अब यहाँ पे इन चीजों को इसलिए ज्यादा अच्छी तरह से समझना पड़ेगा ताकि आगे आप जब इसकी फेजर डायग्राम देखेंगे ना, यहाँ पे करंट और वोल्टेज का रिलेशन, जब आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तब वोल्टेज वोल्टेज का ही रिलेशन होगा। कैसे? एक हल्का सा हिंट पॉइंट दे रहा हूँ, ध्यान से अच्छी तरह से सुनिएगा। ओके, आई रिपीट, अच्छी तरह से सुनिएगा। रेजिस्टर का किस्सा क्लियर है तो क्या क्लियर है? रेजिस्टर के किस्से में जहां ई वहीं आई तो क्या, यहाँ पे अगर मैं एक्स एक्सिस पे आई लेता तो ये वोल्टेज कहाँ जाता, ऊपर जाता। वोल्टेज फॉर इंडक्टर कहाँ आता, वाई डायरेक्शन में आता। तो कहाँ वाई डायरेक्शन, क्यों? क्योंकि जहां करंट उससे पाई बाई टू जितना वोल्टेज आगे, वोल्टेज लीड करेगा। क्यों? क्योंकि भले याद हमने रखा है कि करंट लैग करता है। करंट के कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि मैं आपसे बड़ा हूँ, सेम आप मुझसे छोटे हो, बात एक ही है, आप है, मैं हूँ। मेरे कॉन्टेक्स्ट में कहूंगा तो मैं बड़ा हूँ, आप अपने कॉन्टेक्स्ट में कहोगे तो आप कहोगे नहीं हम छोटे हैं, बात एक ही है। यहाँ पे करंट आगे है कि करंट पीछे है? तो इंडक्टर के केस में करंट पीछे रहेगा, लैग करेगा। कितना? तो पाई बाई टू जितना। तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज क्या करेगा? तो वोल्टेज आगे रहेगा, किससे? तो करंट से। कितना आगे रहेगा? तो पाई बाई टू जितना रहेगा। अगर एक ही ग्राफ के अंदर मैं वोल्टेज फॉर रेजिस्टर और वोल्टेज फॉर इंडक्टर बताना चाहूँ तो मैं कैसे बता सकता हूँ? ध्यान से देखिएगा, ताकि इसी वजह से ये सब कुछ मुझे थोड़ा और एकदम पेशेंस के साथ समझाना पड़ता है। ओके, देख लीजिएगा हाँ ध्यान से। रेजिस्टर के किस्से में मान लो मैंने यहाँ पे करंट दिखा दिया, करंट को मैंने फिक्स कर दिया, तो क्या इसी डायरेक्शन में मैं ऐसा कह सकता हूँ वोल्टेज फॉर रेजिस्टर, जहाँ करंट वहाँ वोल्टेज, कह सकते हैं। इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज कहना होता तो करंट तो लैग करता है ना, लैग यानी ये पीछे वाली पोजीशन है, तो उससे वोल्टेज मुझे कहाँ दिखाना पड़ेगा? आगे दिखाना पड़ेगा। यानी मुझे ऐसा समझना पड़ेगा वी एल है वो यहाँ है, वी आर है वो एक्स एक्सिस पे है। क्यों? क्योंकि करंट भी एक्स एक्सिस पे है। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या दिखाया? तो करंट की ही वैल्यू दिखाई, और एक ही ग्राफ के अंदर वोल्टेज फॉर रेजिस्टर और वोल्टेज फॉर इंडक्टर भी मैंने दिखाने का ट्राई किया। आई होप इतना क्लियर। अब इतना अगर क्लियर हो जाता है तो यहाँ पे जो एक्सएल कहा था ना 2 पाई एफ एल, आई कैन से दैट ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल व्हिच इज इक्वल्स टू एक्सएल। इसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात, एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा वैसे वैसे एल एक्सएल बढ़ेगा। तो यू कैन से बहुत ही सिंपल सी बात, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं करने वाले हैं हम यहाँ पे। इट इज जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज होता रहता है। डीसी में नो फ्रीक्वेंसी चेंज, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका फ्रीक्वेंसी जीरो, तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। चलो तो देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा आइडिया, अब उसका फेजर रिलेशन आगे का जो पोर्शन है नोट्स के थ्रू। ओके, इतना आप लिखेंगे तो हो सकता है फिगर के साथ और एक्सप्लेनेशन आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी यहाँ तक लिखना, वो आपको 2 मार्क में पूछ सकते हैं। दूसरा, सिर्फ फेजर डायग्राम या तो फेज रिलेशन बिटवीन ई एंड आई, वो 2 मार्क में पूछ सकते हैं, जहाँ पे आपको सिंपल ग्राफ और फेजर डायग्राम दोनों ड्रॉ करना पड़े। तो डिपेंड करता है, वैसे पूरा का पूरा 4 मार्क में पूछेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ताकि इस क्वेश्चन का वैल्यू 4 मार्क का नहीं है। पर यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि फेज एंगल बिटवीन आई एंड वी, दैट्स पाई बाई टू। अब ऐसा भी कहा जाएगा तो वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट, वोल्टेज आगे है, या तो और करंट लैग्स द वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस पाई बाई टू या तो 90 डिग्री। ओके, पर यहाँ पे मैं
करंट के ऊपर फोकस इसलिए करवाता हूँ ताकि यहाँ पे दो बात याद रखेंगे, वोल्टेज आगे रहेगा, करंट पीछे रहेगा। ओनली कैपेसिटर में भी दो बातें आएंगी, उसमें फिर से आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए याद रखिए सिर्फ करंट का वैल्यू। कैपेसिटर सॉरी इंडक्टर में करंट जो है वो लैग करता है, यानी यहाँ पे बताया π/2 जितना है तो टाइम t/4 जितना अर्लियर देन द करंट आई। ओके, करंट पीछे पीछे चलता है, वोल्टेज आगे आगे चलता है। ये एक आइडिया देने के लिए बताया है, पर E0 कहीं पे ले लो, I उसके पीछे पीछे रहेगा। ओके, पर यहाँ पे एक और चीज आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है द फेजर E मेक्स एन एंगल ओमेगा t विद x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ओमेगा t के साथ E0 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने बताया। चलो वहां तक ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद as the current lags behind the EMF in phase π/2 radian, so the current phasor I makes an angle π/2 radian with the phasor of E in the clockwise direction। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों भाई यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला? क्योंकि यहाँ से इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं पीछे आया, इसके कॉन्टेक्स्ट में पीछे आए तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि ईएमएफ के रिस्पेक्ट में करंट क्लॉकवाइज जितना पीछे गया। क्लॉकवाइज था ना, इसलिए लैग, तो कैपेसिटर के केस में वो लीड करेगा, तो यहाँ से ईएमएफ से वो पीछे गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप इतना कह सकते हो कि वो आगे जाएगा कैपेसिटर के केस में। क्यों जाएगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ, देखिए उसके बाद का किस्सा इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस I0 E0 बाय ओमेगा एल और आर दोनों सेम रहेंगे। तो फाइंड व्हाट ओमेगा एल प्लेज द सेम रोल हियर एज द रेजिस्टेंस। तो इसको कहते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, पूरा उसका आइडिया। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूँ इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी जैसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट हमने पास किया वो रिएक्ट करता है, इसलिए उसको रिएक्टेंस कहते हैं। You can see here inductive reactance as a unit like ohm, XL proportional to F, यहाँ F0 तो XL भी 0। in the case of DC, DC बोले तो डायरेक्ट करंट। फ्रीक्वेंसी चेंज होता हो उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है, ऑफ कोर्स वो 0 हो जाएगा। IRMS का रिलेशन बताया, दैट इज इक्वल्स टू ERMS बाय XL हो जाएगा, और यहाँ पे एक ग्राफ बताया XL वर्सेस F का। ठीक है, अब वही चीज पहले मैं कैपेसिटर के लिए बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सो इन द केस ऑफ कैपेसिटर ये कैसे काम करेगा पूरा का पूरा किस्सा देखिए। जहाँ पे ओनली सी, और इसको ऐसा समझेंगे ओनली कैपेसिटर कनेक्टेड विथ एसी सोर्स। नाउ सबसे पहला फिगर जब आप कह सकते हो सर्किट डायग्राम, बहुत सिंपल सी फिगर। एक कैपेसिटर ले लिया, एक एसी सोर्स ले लिया, और यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। लाइक दिस एंड दिस, कनेक्शन खत्म। चलो, this becomes positive, this becomes negative, this becomes positive, this becomes negative। EMF का वैल्यू E0 sin ओमेगा, इतना क्लियर। इंडक्टर में जो जो किया था उसी को यहाँ पे रिकॉल करते जाइएगा, काम आपका आसान है। दिस इज अबाउट कैपेसिटर। पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया तो मैं यहाँ पे I ऑफ t दिखा देता। दिखाते हो तो I ऑफ t और पॉजिटिव नेगेटिव दिखाने का, अदरवाइज कुछ नहीं दिखाने का। चलो अब बात आगे बढ़ेगी कि EMF कैपेसिटर के केस होता तो क्या हम ऐसा कहते हैं कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू Q बाय V, यहाँ ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ पे V जो है उसको हम EMF भी तो कह सकते हैं, सो आई कैन से दैट Q इज इक्वल्स टू C इनटू E, और E का वैल्यू है E0 sin ओमेगा t। अब कल भी हमने कहा था कि चार्ज है, मुझे चाहिए करंट, तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि जब मुझे करंट के बारे में सोचना हो तो वहां पे आप कह सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज। ओके, तो स्मॉल चार्ज
नहीं है, पर हम यहाँ पे सीधा तो लगा सकते हैं डिफरेंशिएशन के साथ। मैं तो यहाँ पे ऐसा ही कर देता हूँ, चार्ज का वैल्यू सी ई जीरो साइन ओमेगा टी, यानी सी ई साइन ओमेगा टी का ही डिफरेंशिएशन आप ले लो। वैसे हम सीधा सीधा मतलब अब यहाँ से समझना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके, फिर भी हम यहाँ पे पूरा का पूरा लिखते जाते हैं कि भाई तो करंट का वैल्यू क्या बनेगा, तो सी ई जीरो कॉन्स्टेंट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा उसका कोएफिशिएंट है। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन में कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है और साइन का हो जाता है भाई कॉस। अब इस वैल्यू को फिर से अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ आई जीरो कॉस ओमेगा टी। मुझे कॉस के फॉर्म में नहीं अच्छा लगता है, मुझे साइन के फॉर्म में लिखना अच्छा लगता है, तो आई जीरो साइन। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि जब इंडक्टर वाला था तो उसमें ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू कहा था, तो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कहते हैं। वैसे इस चीज़ को यहाँ पे समझिएगा, मुझे डिस्कशन हुआ था कि जनरली होता है पाई बाई टू माइनस थीटा या तो पाई बाई टू प्लस थीटा। अगर मैं पाई बाई टू माइनस थीटा लेता तो भी कॉस पॉजिटिव आता, पर यहाँ पे मुझे जो लिखना है वो ओमेगा टी के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। तो पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी करता तो फिर से आगे मुझे माइनस साइन बाहर निकालना पड़ता। इसलिए यहाँ पे पाई बाई टू प्लस थीटा हो या थीटा प्लस पाई बाई टू हो, प्लस है इसलिए मतलब चेंज होता नहीं। So you can just keep it that कि ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और इंडक्टर में था ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। माइनस था इसलिए वो पीछे पीछे था, ये प्लस है इसलिए ये आगे आगे रहेगा। यहाँ पे मैंने आई जीरो किसकी जगह पे लिखा, तो मैंने यहाँ पे आई जीरो सी ओमेगा और ई जीरो के साथ उसकी जगह पे लिखा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ विच इज इक्वल टू ई जीरो बाय आर करंट देता, तो मैं यहाँ पे वन अपॉन ओमेगा सी ऐसा मैं कह दूँ विच इज इक्वल टू आर ई जीरो बाय आर। तो जो रोल रेजिस्टर यहाँ पे प्ले करता है इन द केस ऑफ कैपेसिटर, वन अपॉन ओमेगा सी को मैं एक्स सी कहूंगा और इसको आप कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जैसे वहां पे कैपेसिटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ओके, या तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड विद एसी सोर्स। सबको परफेक्ट आप आइडिया लगा सकते हैं। अब यहाँ तक मैं पहुंच गया, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आ गया। अब मैं यहाँ पे सीधी सीधी लाइन बना देता हूँ कि मान लीजिए ये हम ईएमएफ के लिए ड्रॉ करते तो ये ग्राफ रेडी था हमारा, ई जीरो वाला साइन को फॉलो करता ही है। पर अगर मैं यहाँ पे आई के लिए ड्रॉ करना चाहूँ तो ओमेगा टी जीरो ले लो, साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू वन, यानी पहला वैल्यू बना मैक्सिमम। दूसरा वैल्यू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू दैट्स द पाई, साइन पाई होता है जीरो। तीसरा वैल्यू पाई, पाई प्लस पाई बाई टू दैट इज थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू पे वो होता है मैक्सिमम बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये ग्राफ का स्टार्टिंग अगर मैं ट्रेस कर लूँ तो मुझे उसका पूरा पाथ पता चल जाएगा। एंड दिस इज अबाउट करंट। यहाँ ऐसा समझिए कि वोल्टेज जस्ट स्टार्ट कर रहा था, तब ऑलरेडी करंट जीरो से पाई बाई टू तक पहुंच चुका था। मतलब करंट वोल्टेज से पाई बाई टू जितना आगे आगे था, इसलिए हम यहाँ पे ऐसा कहेंगे करंट लीड्स voltage by phase difference pi by 2। ओके, और वैसे उसको याद रखने के लिए हम एक छोटा आइडिया देते हैं जिसको हम कहते हैं कैप्टन लीड। कोई भी टीम हो तो कैप्टन लीड करता है, तो कैप्टन का CAP दैट इज फॉर कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में लीड करेगा, और हम किसका कॉन्टेक्ट याद रखते हैं तो करंट का ही याद रखते हैं। तो कैपेसिटर के
केस में करंट लीड करेगा, बस वो एक लाइन याद रख लो, सब कुछ याद रहेगा। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करेगा, तो कैपेसिटर के केस में वोल्टेज लैग करेगा। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करेगा, तो इंडक्टर के केस में करंट लैग करेगा। अगर इंडक्टर के केस में करंट लैग करेगा, तो वहां वोल्टेज लीड करेगा। कैप्टन लीड्स, बस इतना याद रख लो, चारों के चारों पॉइंट आपको याद रह जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये ग्राफ बनाया, आप वहां पे फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं। यू कैन सी दैट फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि फेजर डायग्राम के लिए आइडिया क्या रखना है दिमाग में। फेजर डायग्राम जहाँ पे होगा वोल्टेज, उससे करंट आगे आगे रहेगा। तो मैं यहाँ पे आगे में जिसको E0 कहा था, वही वैल्यू मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने E फिक्स कर दिया, तो वोल्टेज जहाँ है उससे करंट रहेगा आगे, यानी ये वाली डायरेक्शन पे आप I0 जो है वो देख सकते हो, कितना, 5/2 जितना। अब इसको लेकर एक और मैं आइडिया देता हूँ, जैसे वो VLVC का लिया था, VR का लिया था ना, एग्जैक्टली वैसा है। ध्यान से देखिएगा कि मान लो मैंने ऐसा कहा कि भाई मैंने करंट यहाँ पे ले लिया I, तो आप कहोगे तो VR भी इधर होगा। अब करंट इधर है तो VC, ये करंट की पोजीशन एक्स एक्सिस पे है, तो कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है, यानी ये लीड वाली पोजीशन है। तो कैपेसिटर के केस में वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा, यानी उसको हमने कहा दिखाया, पीछे दिखाया। इन बातों को अच्छी तरह से समझिएगा। ये जो पॉइंट है वो, और यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया था वो ये वाला, अच्छी तरह से समझिएगा। ताकि करंट मैंने एक्स एक्सिस पे लिया, तो VR भी एक्स एक्सिस पे आता है, VL ऊपर और VC नीचे आता है। अगर उन दोनों ग्राफ को आप कंबाइन कर दो ना, तो LCR सीरीज का ग्राफ जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। आगे आएगा, ये भी आएगा, पर ये एक मेंटल प्रिपरेशन जो है वो आप रखोगे कि किस तरह से हमने VR लिया, किस तरह से VL लिया, क्यों इंडक्टर के केस में वोल्टेज Y एक्सिस पे लिया, ताकि इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है। तो एक्स एक्सिस को मैंने करंट लिया, तो उसकी लैग वाली पोजीशन बन गई, इंडक्टर है तो इसलिए VL ऊपर आया। ऐसा ही सेम टू सेम सिचुएशन मैंने कैपेसिटर में लिया, यहाँ पे भी मैंने आई एक्सिस पे लिया, पर वो कैपेसिटर का किस्सा है, इसलिए वहां पे करंट लीड वाली पोजीशन पे है, इसलिए VC कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा। और अब यहाँ पे जो XC की बात करते हैं उसको कहते हैं 1/ωc, यानी 1/2πfc। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो, XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। ओके, तो वहां से उसका सीधा सीधा ग्राफ इनवर्स रिलेशन वाला। so now you can gain comparison with the notes। तो देखिए यहाँ पे आ गया ओनली सी, पहला किस्सा E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t, दूसरा किस्सा V इक्वल टू Q/C, Q इज इक्वल टू CV। V कहो या E कहो, मतलब एक, कोई अलग चीज नहीं। ये आ गया dQ/dt, यानी E0 sin ओमेगा t डिफरेंशिएशन कर दिया ओमेगा t प्लस π/2। ये 1/ωc किसकी जगह पे आया, तो क्या R की जगह पे आएगा, उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। देखो यहाँ पे तो नोट्स में तो सभी बातें लिखेंगे। द करंट लीड्स द वोल्टेज और वोल्टेज लैग्स करंट। चारों पॉइंट नहीं याद रखने का, याद रखने का सिर्फ और सिर्फ कैप्टन लीड करेगा, दैट्स इट। कैप्टन का CAP कैपेसिटर में लीड करेगा कौन, तो करंट। तो यहाँ पे इतना ही हमें आइडिया है वो लेना है। तो ये आ गया आपका फेज रिलेशन। ओके, कहाँ होगा वोल्टेज, कहाँ रहेगा करंट, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। अगर मान लो मैं E का कोई भी वैल्यू ले लूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल E यहाँ लेता हूँ, तो I यहाँ रहेगा, उससे आगे। अगर मैंने E इधर लिया तो करंट यहाँ रहेगा, उससे आगे। अगर मैंने E यहाँ लिया तो करंट उससे रहेगा आगे। तो E अगर x एक्सिस पे, तो I जो है वो y एक्सिस पे आएगा। इन शॉर्ट करंट जहाँ जहाँ होगा उससे वोल्टेज पीछे रहेगा, या तो वोल्टेज जहाँ जहाँ होगा करंट उससे आगे आगे रहेगा। देन आफ्टर
Capacitive reactance 1 upon omega c, that's about reactance, capacitive reactance, unit will be the same. यहाँ से दो छोटे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे नोट में नहीं दिए हैं पर आपके दिमाग में क्लिक हो जाने चाहिए अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला और इंडक्टिव रिएक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो ओम के जितना ही बनेगा, ठीक है। एंड अगेन यहाँ F0 तो ये इनवर्स रिलेशन में था, इसलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, वो होगा या नहीं वैसे। तो ये होगा ERMS बाय XC, वहां पे बनता था ERMS बाय XC, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। XC इनवर्स रिलेशन 1 अपॉन FC खत्म। यहाँ पे कह सकते हैं F इंक्रीजेस XC डिक्रीजेस, बहुत सिंपल सी बात है। ओके, यहाँ तक हमने रखना है। यहाँ पे R और L सीरीज है, घर पे बैठे हो ये देखिएगा, ये हम अभी नहीं करेंगे, फिर भी जो कोई घर पे बैठकर देखेगा उसका ये क्वेश्चन, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन और शायद उसके भी नेक्स्ट क्वेश्चन, वो तीनों के तीनों क्वेश्चन घर बैठकर खुद ही समझ सकता है। क्यों? क्योंकि I and V are in the same phase, I and V are in the π/2 phase difference। इंडक्टर है, करंट लैग करेगा, VL ऊपर बताया तो करंट उससे पीछे रहेगा, और वही का वही सेम टू सेम फंडा आएगा। थोड़ा मैथ्स आएगा पर वो तो ऐसा मैथ्स है जहाँ पे वेक्टर एडिशन आप लोगों को आता है, वही किस्सा आएगा, बट इट्स ओके। वैसे ये डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में ही रखने वाले हैं। आपका होमवर्क जो दिया था वही का वही यहाँ पे हम रिपीट करते हैं। पार्ट 1 जो है उसमें से आपको क्वेश्चन 6, 7 और 8 ओके प्लीज राइट ट्वाइस। किसी को 2 बार में नहीं समझ में आए तो 3 बार लिखिएगा और वो आगे का समझिएगा। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 90% पॉसिबिलिटी होती है कि 2 मार्क में पूछा जाए। बाकी पॉसिबिलिटी ये बाकी के 3 क्वेश्चंस पर, ये बाकी के 3 क्वेश्चंस आएंगे उसकी पॉसिबिलिटी तो ये 3 क्वेश्चंस के ऊपर ही है, ओनली R, ओनली L और ओनली C। यहाँ पे आप देखोगे तो उसका डिस्क्रिप्शन है ना, वो भी पैरेलल चलेगा। ओके, वो तो जब हम देखेंगे तब आपको पता चल ही जाएगा। तो अभी हम लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है।